सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज माइक्रोबायोलॉजी के आगे इस सफर में हम शुरू करेंगे नया यूनिट। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 2 का जो हमने अभी तक बॉडी फ्लूइड्स तक पढ़ा है, उसके बाकी के रिमेनिंग जो आपके लेबोरेटरी मेथड है, मतलब आपके स्टेनिंग और मीडिया, ये आपके पार्ट्स आपके इमेज बेस्ड हैं या आप कह सकते हो प्रोसीजर बेस्ड हैं। इसीलिए हम उनको पीपीटी बेस में लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नॉट मोर देन 1 वीक, 1 वीक में आ जाएगा। देन नेक्स्टली अब हम शुरू करें, उसके आगे टाइम ना वेस्ट हो 1 वीक तक, तो उसके आगे हम शुरू करेंगे आज आपका नया यूनिट। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आपका यूनिट नंबर 3, जो कि है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिट से अगर समझना चाहे या उसके टर्म से समझना चाहे यूनिट चैप्टर के, तो मतलब क्या है। पैथोजेनिक मींस जो आप इन्वेजन, जो आपको एज अ होस्ट कर, ठीक है, जो लाइक बॉडी सिस्टम को एज अ होस्ट, जो ऑर्गेनिजम्स है वो एज अ होस्ट उसको डील करे, ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं हार्म करे। जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं आपके, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं थ्रू इन्वेजन, थ्रू टॉक्सिसिटी, ठीक है, इन सारी चीजों से, तो वो आपके होते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या, ये कौन कौन से मतलब आपके पैथोजेंस हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कितने उसके टाइप्स हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर लास्ट में लाइक हम ये भी डील करेंगे कि हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी वजह से हमें क्या क्या चीजें फेस करनी होती है, लाइक डिजीज कंडीशंस, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं, फिर हम उसको कैसे मैनेजमेंट लाइक एंटीबायोटिक्स के थ्रू या अदर ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम कैसे उन पैथोजन से निपट सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें डील करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका चैप्टर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया में भी हम स्पेसिफिक आपका चल रहा है कोकाई, ठीक है, आपका स्पेसिफिक टर्म चल रहा है कोकाई। तो सबसे पहला हमारा है कोकाई, और कोकाई में भी आपका जो पहला टॉपिक है वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कोकाई क्या है आपका, एक कह सकते हो स्पेरिकल टाइप का आपका बैक्टीरिया होता है, जो स्पेरिकल शेप में, हमने बैक्टीरिया भी टाइप मतलब बात किए थे शेप के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजिकल के अकॉर्डिंग। तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग शेप्स में हमने बात करे थे, कुछ कोकाई होते हैं, कुछ बेसिलाई होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग ऐसे हमने डिस्क्राइब किया था। तो उसमें आपका पहला हम बात करेंगे कोकाई, ठीक है। और कोकाई आपका क्या है, स्फेरिकल शेप्ड वाले बैक्टीरिया, जितने भी स्फेरिकल मींस सर्कुलर शेप में होते हैं बैक्टीरिया, वो होते हैं कोकाई। अब कोकाई में भी 2 टाइप के बैक्टीरिया, जैसे हमने टाइप्स इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव था, तो कोकाई में भी आपके 2 डिवीजन आ जाएंगे। तो 2 डिवीजन के हिसाब से आपका आएगा ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। तो कोकाई को डील करते हैं, तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत सही है, ठीक है, रिलायबल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई से। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई पहले नॉर्मली अगर टर्म से देखें तो क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है, दूसरा ये कोकाई है, मतलब स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इस ग्राम पॉजिटिव कोकाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके बारे में बात करें। डू नॉट वेयर आउटर मेम्ब्रेन, मतलब क्या है, जो ये कोकाई है ग्राम पॉजिटिव, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक थिन साइटोप्लाज्मिक लिपिड लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इसमें थिन साइटोप्लाज्मिक लिपिड लेयर होती है, जिसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है वो थिक होता है। अब इसका मतलब क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है, पहली चीज क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन इतनी नहीं है, ठीक। तो जो अब आउटर मेम्ब्रेन की जगह पे जो है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्मिक लिपिड लेयर है, एक लिपिड की लेयर है, साइटोप्लाज्मिक लिपिड की लेयर है। उस लिपिड की लेयर में, ये लिपिड मान लीजिए आपकी लिपिड की लेयर, उस लिपिड की लेयर में सबसे ज्यादा क्या है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, आपका एक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, और उसमें मेनली क्या है, टिकोइक एसिड, क्या है मेनली, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड आपका क्यों होता है, एडहेरेंस में काम करता है। एडहेरेंस का मतलब क्या है, अटैचमेंट। सेल को लाइक आपकी बॉडी में एज अ होस्ट जाना है, तो पहले वो अटैच होगा ना आपकी बॉडी पर, हमने बात किया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो अटैच होगा, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए होगा, टिकोइक एसिड। अब वो किस में प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के अंदर। अब जो बाकी का बचा है उसमें आपका लिपिड का थोड़ा बहुत मींस वो होता है, लेयर होता है, ठीक है,
लिपिड की लेयर होती है और उसमें आपका होता है लिपोटिकोइक एसिड। इसमें क्या होता है आपका जो लिपिड वाली में है उसमें होता है लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है, ये होता है। आप लिखना चाहो तो लिख लो। तो उसमें नॉर्मली शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब आप कह सकते हो 80% आपका पेप्टिडोग्लाइकन वाला होता है और जो आपका 20% बच रहा है वो आपका लिपिड लेयर होता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर क्या है, साइटोप्लाज्मिक लिपिड लेयर। अब बात करते हैं, इसमें दो बेसल बॉडीज होती है जिसमें फ्लैजिलम होता है। बेसल बॉडी में हमने बात करी तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, आपका हुक हो गया, स्टेम हो गया, ऐसे करके बात की थी ना, ठीक है। जिनको ये चीज नहीं रिवाइव हो पा रही है, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो जाके पिछली वीडियोस देख लें, ठीक है, जो आपके इसमें अटैचमेंट में मिल जाएगी आपको, ठीक है, आपके लिंक में मिल जाएगी, वो आप प्रॉपरली उस वीडियो को देख लो, फिर आप इसमें आ जाओ तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका दो बेसल बॉडी इसमें प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम क्या होता है, जो आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर क्या है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कैप्सूल की, तो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपको चीजें मालूम है, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी उनको मालूम है, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि अब कोकाई, जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि कोकाई के अलग अलग टाइप्स हैं, तो उन टाइप में हम मेनली इस चैप्टर में, मतलब ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे बेनिफिट्स में होते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, या आप कह सकते हो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो कोकाई में जो आपके हार्मफुल वाले हैं उसमें आपका मेनली सिलेबस में 3 है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस, ठीक। तो पहला आपका आता है स्टेफाइलोकोकस। तो सबसे पहला आपका हम डिस्कस करेंगे स्टेफाइलोकोकस के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकस को और क्या कहते हो आप, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इस नाम से भी आप सुनोगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अच्छा, कुछ लोगों ने था कि राइटिंग नहीं समझ में आती है, मेरी कर्सिव राइटिंग है थोड़ी सी, तो ये लीजिए अब आएगी, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक। स्टेफाइलोकोकस के अगर हम बारे में बात करें तो नॉर्मल अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहो तो पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इसके ये लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्फेरिकल होता है, कोकाई है तो मतलब स्फेरिकल इन शेप होता है। शेप क्या लिखोगे, स्फेरिकल, ठीक है। क्लस्टर फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है बंच, क्योंकि ये 3D में होता है आपका। 3D मीन्स कि हर 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म में भी ये आप कह सकते हो मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, उसकी वजह से ये क्लस्टर जैसा दिखता है। अंगूर का गुच्छा जानते हो, वैसे ही, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में होता है। नॉन स्पोरिंग होता है, इसमें स्पोर्स नहीं होते हैं। नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसकी मोबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है, मोटिलिटी इतनी नहीं है। देन नॉन कैप्सुलेटेड होता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कैप्सूल है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस में कैप्सूल नहीं है, ठीक है, बाकी के 2 में है, ठीक है। नॉन कैप्सुलेटेड होता है। साइज की अगर हम बात करें तो 0.8 से 1 न्यूमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इस जो आपका है इसका जो डायमीटर वो कितना है, 0.8 से 1 न्यूमीटर डायमीटर है, ठीक है, ये हो गया। देन हम बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ। अब इसका मेन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली आप जो इंट्रोडक्शन में लिखोगे वो है। अब बात करते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, स्टेफाइलोकोकस के मेन फीचर्स क्या हैं। तो मेन फीचर अगर हम बात करें पहले ग्रोथ की, ठीक है, तो ग्रोथ इसकी कहाँ हमें देखने को मिलती है, तो अगर हम हम कैसे अब बात मीन्स हम कैसे इसकी ग्रोथ को एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, तो हम लेबोरेटरी बेस पर डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम लेबोरेटरी बेस पे डिस्क्राइब करते हैं। तो लेबोरेटरी बेस पे अगर हम डिस्क्राइब करें तो मिल्क अगर और ब्लड अगर पर हम करते हैं। ये कल्चर मीडिया है, ठीक है, ये कल्चर मीडिया आप जब हम पीडी पोस्ट करेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए आप लिख लो मिल्क अगर और ब्लड अगर में हम इसके ग्रोथ को एसेस करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मिल्क अगर में मेनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अपीयर कैसे होता है। अब जो हम जैसे हम इनकी ग्रोथ करा रहे हैं, कल्चर मीडिया में हम ग्रोथ करा रहे हैं, ठीक है, लेबोरेटरी बेस में इनका कल्चर करते हैं तो उसमें ग्रोथ हम देखते हैं, इनकी कॉलोनीज देखते हैं,
अब कॉलोनीज को हम देखेंगे कैसे, या हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये स्टेफाइलोकोकस ही है। तो उनके अपीयरेंस में हमें दिखेगा स्मूथ, शाइनी और ओपेक। ठीक है, हमें स्मूथ सा, शाइनी सा और ओपेक सा कॉलोनी देखने को मिलता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है आपका स्टेफाइलोकोकस है। कलर की बात करें तो गोल्डन या येलो होता है, कभी कभी ऑरेंजिश कलर में भी दिखता है। ठीक है, तो कलर ये हो गया। अब बिहेवियर की बात करें, अब इसका जैसे हम ग्रोथ करा रहे हैं तो हमें क्या क्या बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। किसी बैक्टीरिया को समझने के लिए उसके पैटर्न, उसका बिहेवियर समझना जरूरी है। तो बिहेवियर पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी बेस्ड हुए हैं उसमें ये पता चला है कि ये 60 सेल्सियस की हीट पर अगर हम इसको 30 मिनट्स के लिए हीट रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, इट विल बी किल्ड ओनली एट 60 सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स ऑफ हीट। ठीक है, अगर हम 30 मिनट की हीट दें, 60 सेल्सियस की हीट दें तो ये मर जाएगा। ठीक है, एनालाइन डाई से सेंसिटिव होता है। अगर हम एनालाइन, जैसे हमने अगर में इसकी कॉलोनी को लगाया, ठीक है, इसकी कॉलोनी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने स्टेफाइलोकोकस देख लिया है कि इसमें है, और अगर हम उसमें एनालाइन डाई अगर हम ऐड कर देंगे तो ये सेंसिटिव है उसके प्रति, तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। ये आप कह सकते हो उसमें हमें अलग अलग डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली हम बात करें एनवायरमेंटल बेसिस पर तो ये 3 to 6 मंथ ड्राइड पस में भी रहता है। ड्राइड पस मतलब मान लीजिए किसी का, फॉर एन एग्जांपल किसी पेशेंट का पस है, ठीक है, लाइक आपने सैंपलिंग करी, पस की सैंपलिंग करी, आपने स्वैब से लिया या व्हाटएवर, वो पस ड्राई हो गया तो आपने इसको लाइक आपने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, आपने प्रॉपरली बीएमडब्ल्यू के थ्रू डिस्कार्ड नहीं किया, अब वो कहीं पड़ा हुआ है कोने में, तो वो सूख चुका है पस, लेकिन 3 to 6 मंथ तक उस पस में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, आपका कोका है। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए, ये इसकी लिविंग पावर है। देन नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें इसकी क्लीनिंग की, लाइक हम कैसे इसको किल कर सकते हैं एनवायरमेंटल बेसिस पर। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि हर जगह हीट तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम आर्टिकल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्लीनिंग की बात करें, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फिनॉल। क्या यूज कर सकते हैं आपका, एज अ डिसइंफेक्टेंट फिनॉल। फिनॉल आप जहाँ पे अभी आपको लगता है कि आपको क्लीन करना है तो आप क्लीन करिए और फिर आप इसको इजिली मार सकते हो। प्रोड्यूसेस नो गैस, इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या करता है ये, प्रोड्यूसेस नो गैस, इस कभी भी किसी भी चीज में गैस प्रोड्यूस नहीं करता, लाइक फूड आइटम्स में। ठीक है, लाइक अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें गैस प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, फर्मेंट शुगर, मेनली अगर हम फूड की चलिए हम बात कर रहे हैं, गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो फर्मेंट क्या क्या कर सकता है, तो जो ग्लूकोज प्रोडक्ट्स होते हैं फूड के, मैल्टोज प्रोडक्ट्स होते हैं और सुक्रोज प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ये मेनली अटैक करते हैं और उसी में अपनी कॉलोनी बिल्डअप करते हैं, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, और उसमें भी ये गैस प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए आप पता नहीं कर सकते कि वो जो फूड आइटम है वो फर्मेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेफाइलोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस का जो मेन बच रहा है डिजीज कंडीशन, कि आप ये हमें कैसे हार्म करता है और फिर हम उससे कैसे मैनेज करते हैं वो देखते हैं। हमने बात कर ली बिहेवियर पैटर्न के बारे में, अब हम बात करेंगे आपका वायरुलेंस फैक्टर, मतलब कि इस आपके टाइप ऑफ बैक्टीरिया में, मतलब स्टेफाइलोकोकस में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वायरुलेंस की अगर हम बात करें, वायरुलेंस मतलब कौन कौन से एंजाइम्स या कौन कौन से टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें हार्म पहुंचता है। तो वहां पे है, यहाँ पे है आपका टॉक्सिन और एंजाइम की अगर हम बात करें एज अ वायरुलेंस फैक्टर, तो ये प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रिनोलाइसिन, हीमोलाइसिन, एंट्रोटॉक्सिन, एक्सोफोलिटिन, ठीक है, एक्सपोलिटिन और टीएसएसटी। ठीक है, टीएसएसटी है आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, मैं लिख दूं अगर, तो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये एज अ टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, और आपका एंजाइम्स अगर हम बात करें तो कोआगुलेशन, हेरलोनिडेज आपका ये सिक्रीट करते हैं, मतलब इन सारे फैक्टर से ही आपको हार्म करते हैं, मतलब आपके बॉडी सिस्टम में जाएंगे, फिर ये इन टॉक्सिन और एंजाइम्स के थ्रू हार्म करते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
ठीक है। अब इन्फेक्शंस की बात करें कि हमें क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में, तो बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या क्रिएट हो रहा है, कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा कंडीशन अराइज हो रहा है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस टॉक्सिन, मींस इन वायरुलेंस फैक्टर की वजह से क्या डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है, वो होती है पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया या पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले में है क्यूटेनियस इन्फेक्शन, ये कॉज करता है। ठीक है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन हम बात करें तो मेजरली रिटर्स डिजीज हमें देखने को मिलता है। रिटर्स डिजीज क्या होती है, इसे पेम्फाइगस नियोनेटम कहते हैं। ठीक है, पेम्फाइगस नियोनेटम एक काइंड ऑफ डिजीज होती है जो बच्चों में होती है, मेनली नियोनेट्स में होती है। ठीक है, ये डिजीज हमें देखने को मिलती है लाइक बच्चा जो होता है उसकी स्किन जो होती है, जो अपर लेयर होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो डर्मल लेयर है तो वो निकल जाती है। ठीक है, इस इन्फेक्शन की वजह से। तो निकलने से क्या होगा, जैसे आपको कभी चोट लगी हो तो अपर लेयर साइड साइड से निकलती है ना, लेकिन उसमें क्या होता है बच्चे का होल बॉडी का स्किन निकलता है। जब डर्मल लेयर निकल जाएगी तो सबक्यूटेनियस बचेगी, तो उसकी जो फंक्शनिंग थी वो लॉस ऑफ फंक्शनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं बॉडी ओपन हो जाएगी एनवायरमेंट से। ठीक है, डर्मल लेयर आपका प्रोटेक्टिव एक एनवेलप की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये डिजीज होती है, रिटर्स डिजीज बोलते हैं इसको मेनली हम नियोनेट्स में देखते हैं, तो इसको पेम्फाइगस नियोनेट्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलुलाइटिस हो जाती है। सेलुलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, देन इम्पेटिगो आप देख सकते हो ड्यू टू क्यूटेनियस इन्फेक्शन ऑफ आपका स्टेफाइलोकोकस। देन आपका है डीप इन्फेक्शन, कुछ डीप इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है, जैसे आपका टीएसटी। टीएसटी क्या है आपका, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। इसका मतलब क्या है कि डीपली ये आपको इन्फेक्ट करते हैं ब्लड वेस्ट, आपका क्या बोलते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। मेनली आपका टॉक्सिन जो एंटेरोटॉक्सिन होता है और टीएसटी होता है, इनका कॉम्बिनेशन रिलीज करते हैं। इन दो कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन मींस करते हैं। ठीक है, ब्लड में, तो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, शॉक की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों, क्योंकि हमने ऐसे बात करी थी, ये फर्मेंटिंग एजेंट होते हैं, तो बहुत सारे फूड आइटम फर्मेंट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जब हम कंज्यूम करते हैं और हम ये गैस भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, तो हम कंज्यूम जब करते हैं लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, तो जब कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, HAIs मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आपके जो डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन है, मतलब जो डिवाइस से कनेक्टेड इन्फेक्शन है, जैसे आपका UTI आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे होता है, कैथेटर के थ्रू। आपका क्लैप्सी सेंट्रल लाइन, आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन क्लैप्सी किससे हो रहा है, जो आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, उससे आपका क्या बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, वेंटिलेटर उसमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के थ्रू आपका सर्टेन डिवाइस इंसर्ट करते हैं, तो उसमें डिवाइस पर जैसा कि आप जानते हो कि नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल आपका क्या बोलते हैं या बैक्टीरिया होता है तो डिवाइस पर अटैच होते हैं, तो जब डिवाइस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो डिवाइस के साथ एंटर करते हैं और फिर आपको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट की, तो हम कैसे इनको मैनेज करते हैं, तो एंटीबायोटिक थेरेपीज चलती है। एंटीबायोटिक्स में मेनली आपका क्या काम करता है, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये आप लिख लीजिए, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक, आपके पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है, और आपका है नेक्स्ट इज मेथिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलिन और मेथिसिलिन के जो डेरिवेटिव्स हैं, पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स मेथिसिलिन, इन सबसे ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, इसलिए अगर ये एंटीबायोटिक्स में है तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। तो मेनली इसमें चलता है क्लिंडामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, सिफालोस्पोरिन, रिफाम्पिसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, सिप्रोस्पोरिन, रिफाम्पिसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो मेनली ये मैनेजमेंट हम करते हैं इन स्टेफाइलोकोकस। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है उसके बारे में बात करते हैं। स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस सॉरी नॉट ऑरियस, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसको पायोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, और उस वाले को क्या कहते थे हम लोग, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना।
तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, पेयर्स या चेन्स में होता है, मतलब जैसे आपकी सर्कुलर चेन्स होती हैं ऐसे चेन्स में रहता है ये, ठीक है, ठीक, ऐसे पेयर्स में है, चेन्स में रहता है, ठीक है। देन हीमोलाइटिक नेचर होता है। अब इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि ये हीमोलाइटिक नेचर में होता है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। हीमोलाइटिक नेचर में 3 टाइप में होता है ये। पहला है आपका अल्फा, तो अल्फा हीमोलाइटिक। अल्फा हीमोलाइटिक में क्या होता है, पहले हम बात करते हैं हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक मतलब जो हमारी आरबीसी सेल होती हैं, ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो आरबीसी को ये क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब ये बाइकॉनकेव में होती हैं, तो ये इनको क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, कह सकते हो आप, क्लॉटिंग करा देता है या इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता है जिसकी वजह से इनके शेप में, ठीक है, साइज में चेंजेस आते हैं या डिस्ट्रक्ट हो जाती है या फिर ये इनको मार ही देता है, ठीक है। तो इनका इसका मेजर प्रॉपर्टी है कि ये हीमोलाइटिक होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं 3 टाइप के बारे में, इसको समझना। अल्फा हीमोलाइटिक क्या करता है, पार्शियल करता है, ठीक है, ये पार्शियल हीमोलाइटिक हीमोलिसिस करता है। हीमोलिसिस मतलब जो रेड ब्लड सेल उसको पूरा नहीं मारता है, ये आधा खत्म करता है, आप कह सकते हो आधा डिस्ट्रक्ट कर देता है और आधा छोड़ता है, ठीक है। देन जो आपका बीटा हीमोलाइटिक, अब जो बीटा है, बीटा हीमोलाइटिक्स है, वो क्या करता है, कंप्लीट हीमोलाइसिस। क्या करता है, कंप्लीट हीमोलाइसिस मतलब उस सेल को कंप्लीटली मार देता है। गामा हीमोलाइटिक जो है, अब ये जो आपका गामा हीमोलाइटिक है, ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, ये नॉन हीमोलाइटिक होता है। इसको क्या कहते हैं, नॉन हीमोलाइटिक। नॉन हीमोलाइटिक मतलब ये डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आरबीसी के जो फंक्शनिंग है ना, आरबीसी का फंक्शनिंग क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, तो ये उसकी फंक्शनिंग को क्या करेगा, लो डाउन करता है, ठीक है। इसकी वजह से आरबीसीज क्या कर पाती हैं, जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो उनकी फंक्शनिंग नहीं कर पाती, उसकी वजह से बॉडी में बहुत सर्टेन हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आपकी आरबीसीज काम नहीं करेंगी तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वो कैरी करती हैं, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है वो नहीं होगा, तो ये वो करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा 3 टाइप को हीमोलिसिस ये करते हैं, मींस आप कह सकते हो। अल्फा वाले में क्या होता है, पार्शियल हीमोलिसिस आरबीसी का, बीटा में कंप्लीट हीमोलिसिस आरबीसी का, और गामा में नॉन हीमोलिसिस होता है लेकिन उसकी फंक्शनिंग को ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं उसके अदर नेचर की, तो एनारोबिक होता है और एरोटॉलरेंट होता है। एनारोबिक और एरोटॉलरेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के, विदाउट, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये रह सकते हैं, ठीक है, बिना जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है ये वहां पे रहते हैं। अब समझ में आया कि आरबीसी को क्यों खत्म कर देता है, इसीलिए, ठीक है, तो ये बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। दूसरा एरोटॉलरेंट मतलब अगर ऑक्सीजन थोड़ी बहुत भी कहीं से मिल रही है तो ये उसमें सरवाइव कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन, अगर हम इनको ऑक्सीजन, लाइक होता है ना, कह रहे इनको बिना ऑक्सीजन के रहने की आदत है तो इनको ऑक्सीजन दे दो ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर एरोटॉलरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अगर ऑक्सीजन आ भी रही है तो ये उससे खुद को सरवाइव कर लेंगे, ठीक है, ये टॉलरेट कर जाएंगे ऑक्सीजन को, ठीक। नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं। साइज की बात करें तो 0.5 से लेके 1 न्यूमीटर इनका डायमीटर होता है। ग्रोथ की बात करें तो ये ब्लड अगार में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, दैट इज 37 सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ठीक है। ब्लड अगार इनका हम ग्रोथ देखते हैं ब्लड अगार के अंदर। अपीयरेंस की बात करें तो ब्लड अगार में अपीयरेंस इनका फ्लैट मैट में आता है, और एल जो हम ब्लड अगार लगाते हैं स्लाइड पर, उसमें एल शेप्ड की कॉलोनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब ये एल शेप्ड में ऐसे 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 इकट्ठा होते हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे एल शेप्ड में, ठीक है, ये हो गया। वायरुलेंस की बात करें तो मेजरली वायरुलेंस फैक्टर इनका बहुत मेजर बात करते हैं, तो इनमें होता है एक्सोटॉक्सिन, हीमोलाइसिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड लिपोप्रोटीनेस। ये दोनों एंजाइम है, ये दोनों टॉक्सिन्स हैं, देख लीजिए, ये दोनों टॉक्सिन है और ये एंजाइम्स हैं। तो 2 टॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन, हीमोलाइसिन, और एंजाइम की बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड
लिपोप्रोटीनेस। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, सर्टेन डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब बात करते हैं इन्फेक्शन क्या क्या कॉज करते हैं। तो इनकी पैथोजेनिसिटी है दो टाइप की, पहला है सेपोरेटिव और दूसरा है नॉन सेपोरेटिव। सेपोरेटिव का मतलब है पस फॉर्मेशन। क्या मतलब है, पस फॉर्मेशन, ठीक है। अब नॉन सेपोरेटिव मतलब कुछ ऐसे इन्फेक्शन जिसमें पस नहीं फॉर्म होगा। तो पहले सेपोरेटिव फॉर्म बात करते हैं। तो सेपोरेटिव में क्या होता है कि पस बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपके आते हैं टॉन्सिलाइटिस, फेरेंगाइटिस, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में क्या होता है, फीवर विद रेड रैशेस, एरिथमेटिक रैशेस, ठीक है। इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, प्यूपेरल सेप्सिस। प्यूपेरल सेप्सिस क्या होता है, आपका आफ्टर बर्थ, जैसे डिलीवरी ऑफ चाइल्ड हो रहा है तो ये वेजाइना के सराउंडिंग में, ठीक है, वेजाइना के सराउंडिंग में ये सर्टेन इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह सेप्सिस कॉज करते हैं। इसकी वजह से वहां पे रेडनेस, रैशेस और आप कह सकते हो सर्टेन डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्यूपेरल सेप्सिस। बात करते हैं नॉन सेपोरेटिव इन्फेक्शंस की, मतलब जहां पे ये पस नहीं फॉर्म करते। तो आपका है साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, ठीक है। एक्यूट रेमेटेटिक हार्ट फीवर, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये हो गए। अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इनका कैसा है, तो मेन इनका मैनेजमेंट, और आप कह सकते हो या सिंपल बहुत, जो भी ड्रग आपका जो कहते हैं ना कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है, इनका जो मेजरली मैनेजमेंट है इसकी वजह से ही सही होगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इनका, पेनिसिलिन जी और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। पेनिसिलिन जी ही आपका मेजरली देते हैं। अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन एलर्जिक है पेनिसिलिन जी से या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेनिसिलिन जी कंज्यूम करने में, तब वहां पे एरिथ्रोमाइसिन को चॉइस दिया जाता है, वरना ड्रग ऑफ चॉइस आपका पेनिसिलिन जी है। अब बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका है निमोनोकोकस, ठीक है। करते हैं आपके जो है कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई का लास्ट है आपका न्यूमोकोकस। तो न्यूमोकोकस क्या है आपका, बोलते हैं हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं है, ये स्ट्रेप्टोकोकस जैसा रिजेंबल करता है इसलिए इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और निमोनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेजर कॉज ऑफ निमोनिया है, ठीक है। इसको कॉमनली निमोनिया, इन्फेक्टिशियस एजेंट ऑफ निमोनिया होता है इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली इसका हम इसको ऐसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन इसका जो टर्म है वो है न्यूमोकोकस, ठीक है। तो न्यूमोकोकस के बारे में क्या समझते हैं, ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, अपीयर होता है पेयर्स में, मतलब ये ऐसे दो के पेयर्स में रहता है, ठीक है। साइज की बात करें तो 1 न्यू मीटर इसका डायमीटर होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, कैप्सूलेटेड होता है, इसके सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ग्रोथ की बात करें तो ये ब्लड अगार में एट द 37 सेल्सियस टेम्परेचर विद पीएच ऑफ 7.6, ठीक है, पीएच ऑफ 7.6 इसको जब मिलता है तो ये ग्रो करता है, इसकी कॉलोनी ग्रो करती है। अब अपीयरेंस कैसे होती है, मतलब कॉलोनी की, तो ये लैंसियोलेट, ठीक है, लैंसियोलेट जैसा दिखता है हमें कॉलोनी, मतलब फ्लेम शेप्ड, मतलब जब हम कॉलोनी में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा फ्लेम जैसा दिखता है। फ्लेम मतलब जो आपकी कैंडल की फ्लेम होती है ऐसी होती है ना, ऐसे, तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे। आगे का जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंटेड होता है, तो ये फ्लेम शेप्ड में दिखता है, मतलब लैंसियोलेट बोलते हैं उसको। वायरुलेंस की बात करें तो इसके अंदर नीमोलाइसिन होता है और सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, इन दो फैक्टर्स से ये हमें हार्म करता है, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन को हम बीटा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, जो कि अबनॉर्मल प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की, तो क्या क्या कॉज करता है, तो मेनली ये है कॉज ऑफ निमोनिया, ठीक है। देन साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, सेप्टिसीमिया, बैरेक्टीमिया, ठीक है। बैक्टीरियासीमिया क्या आपका होता है कि इसमें बैक्टीरिया जो होता है, मींस आपका जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है ये आपके ब्लड सेल, मतलब को ब्लड सेल को डिस्ट्रक्ट करता है, और उसके बाद जो फंक्शनिंग होती है वो खत्म हो गई ब्लड सेल की, तो उसके बाद वो रिजेंबल करता है एज अ ब्लड सेल, तो उसके
जब ये डिस्ट्रक्ट करता है तो WBC और जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के अटैक करते हैं, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और बॉडी पर ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब वो फीवर ही बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गया आपका बैक्टीरियमिया। ठीक है, देन आपका एम्फाइमा। ठीक है, एम्फाइमा एंड देन पेरिटोनाइटिस। ठीक है, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। तो ये हो गया आपके पैथोजेनिसिटी, इतनी सारी चीजें ये कॉज कर देता है सिंगल बैक्टीरिया। देन मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस इसका पेनिसिलिन, वेंकोमाइसिन एंड सल्फोनामाइड होता है, मेनली आपका पेनिसिलिन है, देन वेंकोमाइसिन एंड सल्फोनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका एक प्रिवेंटिव आप कह सकते हो मैनेजमेंट है, प्रिवेंटिव है मैनेजमेंट, वैक्सीन। तो इसके लिए वैक्सीन होती है, वैक्सीन है आपका न्यूमोकॉकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जो कि होता है PESV23। ठीक है, और या फिर आपका सेकेंड है न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज PCV30। ठीक है, तो ये आपके प्रिवेंटिव आपका मैनेजमेंट है, मतलब इसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हो निमोनिया जैसी चीजें। नाउ अब बचता है आपका कोकाई नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको हम डिस्कस करेंगे।